तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं आज का आईसीआर प्रैक्टिस सेट सीरीज में साइंस के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो थोड़ा सा आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन यही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक चालक का प्रतिरोध किसके अनुपातिक होता है, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो किसके अनुपातिक होगा। तो सभी को यहाँ पे इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, लंबाई। उसकी किसी की चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुपातिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहते हैं कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है। नियंत्रण छड़ का जो यूज किया जाता है इसमें कौन कौन सी चीज़ें, एक तो आपका यहाँ पर बोरान यूज किया जाता है, दूसरा कैडमियम यूज किया जाएगा। तो क्या होगा, आप बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है, देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़ा अंग इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा, बहुत ही आसान है, यानी कि जो त्वचा होती है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। त्वचा क्योंकि पूरे बॉडी में पाई जाती है, तो ये हमारे सबसे बड़ी होती है त्वचा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि यदि विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 0.8 एम्पियर की एक धारा 3 मिनट के लिए खींची जाती है तो परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या होगा। देखिए आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144। क्या होगा, 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तो कहते हैं कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, दाब अगर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाता है, यानी कि देखिए और घटता चलेगा। किसी दो बर्फ के टुकड़े को आपस में रगड़ेंगे तो चिपक जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट बुक का अगर आप पास लेते हैं तो इसमें आपको 32,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 450 एग्जाम के लिए। ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं सभी का पास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके लिए गोल्डन टिकट वापस आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको एक्स्ट्रा 6 महीने की वैलिडिटी मिलने वाली है 399 रुपये का अगर आप खरीदते हैं, जिसमें आप कूपन कोड लगाएंगे विकास तो आपको मिल जाएगा 59 रुपये का यहाँ पे ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ले लीजिए। और 18 महीने तक की एग्जाम के लिए इनरोल होते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 52 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, 20 सब्जेक्ट टेस्ट मिल जाएंगे, 10 फुल टेस्ट मिल जाएंगे और 9 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप पास को ले सकते हैं। देखिए तो कहते हैं कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से और ऊष्मा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष होता है। तो 7 का राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत है वो बेसिकली द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के बीच का यहाँ पे निष्कर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए तो कहते हैं कि पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण एक अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण एक गैसीय अवस्था से, ठीक है, एक गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, उसको कहते हैं संघनन। बेसिकली यहाँ पे उसको संघनन या फिर कंडेंसेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। द्रव का मतलब क्या, जो लिक्विड का, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है ना ही उसको बनाया जा सकता है। ये कौन सा यहाँ पर जो नियम है वो इसको वेरीफाई करता है। तो याद रखेंगे ये होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इस चीज़ को वेरीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। अब जूनो एक मिशन का नाम है जो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे ये नासा का ही मिशन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। याद रखेंगे बृहस्पति, किससे, बृहस्पति से संबंधित है जूनो मिशन। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि यूजीनेक्स का अध्ययन क्या है। ठीक है, बेसिकली जो आपका यूजीनेक्स है ना, इसे किसके अध्ययन को कहा जाता है। तो देखिएगा तो 11 में अगर आप ध्यान से देखें तो यूजीनेक्स में एक सारा राइट आंसर होगा अपने अनुवांशिकों के घटकों को बदलकर मनुष्य को बदलना। ठीक है, अनुवांशिकों के घटकों को बदलकर मनुष्य को बदलना यूजीनेक्स का अध्ययन कहलाता है। तो बहुत ही ये खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि अपने पूर्वजों को ही यहाँ पर उनके जो हेरिडिटी जो उनकी होती हैं प्रॉपर्टी उनको हटा दिया जाता है इसमें। ठीक है, यूजीनेक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कटरीना नाम दिया गया था। तो कटरीना नाम किस चीज़ का है। तो याद रखेंगे कटरीना जो है एक हरिकेन का नाम है, हीरोइन का नाम तो है ही है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि कटरीना 2005 में अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी जो हरिकेन का नाम दिया गया था, यह भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें जो कहा गया वो चीज़ें जो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में तो अब इसमें कहते हैं कि निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करने के लिए हमको बहुत ही अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। तो कहते हैं पारद थर्मामीटर यानी कि मरकरी का जो थर्मामीटर है उसका आविष्कार अल्कोहल थर्मामीटर के आविष्कार के पूर्व हुआ था। अल्कोहल थर्मामीटर होता है, पारद होता है मरकरी वाला। तो कहते हैं कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार अल्कोहल थर्मामीटर के आविष्कार के पूर्व हुआ था। अगला जो कथन है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार जर्मन भौतिक वैज्ञानिक डीजी फारेनहाइट ने 1714 में किया था। तो इसमें कौन से कथन सही होंगे? तो 13 का राइट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पे दूसरा वाला कथन, दूसरा ही सही होगा। यहाँ पर पहला कथन यहाँ पर गलत होगा, ठीक है। दूसरा सही है, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं गन धातु के निर्माण में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? गन धातु के यहाँ पे गन धातु जो गन मेटल होती है इसमें क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? तो देखिएगा इसमें आपका एक तो कॉपर यूज होता है, दूसरा जिंक यूज होता है, तीसरा टिन। तो जिंक, कॉपर और टिन का मिक्सचर ही यहाँ पे गन मेटल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि निम्न में से कौन सी आइंस्टाइन की खोज है? अब आइंस्टाइन की कौन सी खोज है? तो देखिएगा इसका 15 का जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ और रिलेटिविटी का प्रमेय, ठीक है। क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिलेटिविटी का प्रमेय ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी आइंस्टाइन की खोज थी। क्वेश्चन नंबर देखें अगला। तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कालमापी का आविष्कार किया था? किसने कालमापी का आविष्कार किया था? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा यहाँ पे जैन हैरिसन, ठीक है। जैन हैरिसन ने कालमापी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो कहते हैं कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है, ठीक है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक मतलब क्या है? ये अपने जैसे आपके है तो आपके बच्चों को हो जाएगा, बेसिकली अनुवांशिक रोग इसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे 17 में इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का स्कंदन ना होने से, ठीक। रक्त का स्कंदन ना होना ये हीमोफीलिया का एक अनुवांशिक विकार होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर डेविएशन होता है प्रकाश का, कौन सा वो रंग होता है? तो याद रखेंगे हो जाएगा बैंगनी, यानी कि जो बैंगनी होता है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उसका विचलन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे तो इसमें कहते हैं भीषण सर्दी में ठंडे पानी की पाइपें क्यों फट जाती है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो भीषण सर्दी जब होती है तो उसमें ठंडे देशों में पानी की पाइपें क्यों फट जाती हैं? क्यों इसलिए फटती हैं? क्योंकि पानी जम जाता है। पानी जम जाता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पर वो क्या होता है, वो फट जाती हैं पाइपें वहाँ की ठंडे प्रदेशों में। अपने यहाँ तो इतनी ठंडी होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए तो कहते हैं एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो 20 का राइट आंसर होगा यहाँ पर निम्न दाब और उच्च ताप। क्या होना चाहिए उसके लिए? निम्न दाब होना चाहिए और उच्च ताप होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से किसमें संवहन होता है, ठीक है। किसमें संवहन की प्रक्रिया होती है? तो याद रखेंगे ये किसमें होती है? केवल द्रव और गैसों में। किसमें? केवल लिक्विड और गैसेस में ये प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है संवहन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो इसमें कहा गया कि कार्बन मोनो तो चलिए आंसर दिख गया तो कोई बात नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता, ठीक है। रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये प्रभावित करता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगले प्रश्न में कहते हैं कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? अब कहते हैं कि इसमें वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज जो है वो नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, तो वो कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए अब PDF अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है किस पे, ठीक है। चलिए मैं आपको नंबर बता दूंगा अभी। तो PDF के लिए आप 72, ठीक है, 38 80 40 81, इस पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी जितनी भी हमारे पास हैं, साइंस की हो या फिर उसके साथ साथ आपकी सोशल साइंस की हो या फिर आपकी यहाँ पर GK और करंट अफेयर की, ठीक है। तो कहते हैं कि जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? तो फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन ही हो जाएगा, विषाणु या फिर वायरस के कारण होता है। तो फूट एंड माउथ रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं निद्रा रोग पैदा करता है, ठीक है। जो निद्रा रोग है यह पैदा करता है, कौन पैदा करता है? तो 25 में अगर आप ध्यान से देंगे तो ये हो जाएगा
ट्रिपेनोसोमा। क्या होगा? ट्रिपेनोसोमा। ये क्या है? निद्रा रोग पैदा करता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? ठीक है, पवन की गति को यानी स्पीड ऑफ एयर हम किससे नापते हैं? तो स्पीड ऑफ एयर जब नापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सारे के सारे प्रश्न, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आज हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक, सीसा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वो कहलाती है सोल्डर। ठीक है, क्या कहलाती है? इसको सोल्डर कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कि एसिटाइल सैलिक एसिड डैश में उपयोग होता है। ठीक है, आपका जो एसिड होता है एसिटाइल सैलिक एसिड, यह किस में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है पेन किलर में। किस में? पेन किलर, मतलब दर्द निवारक गोलियों में इसका यूज होता है, एसिटाइल सैलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि येलो कैक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो येलो केक उसको कहा जाता है। बेसिकली इसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कह सकते हैं तस्करी की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक यूरेनियम ऑक्साइड होता है। ये यूरेनियम ऑक्साइड होता है, बहुत यूनिक होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसीलिए इसकी तस्करी भी करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि निम्नलिखित कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी एक सदिश राशि नहीं होगी? तो याद रखें कि 30 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगी यहाँ पर क्या? द्रव्यमान। जो आपका द्रव्यमान होता है वो सदिश राशि नहीं, ये एक तरीके से कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है आपकी द्रव्यमान। बाकी जितनी भी है सारी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि पानी में निम्नलिखित निलंबन, चलिए एक और आपका नंबर बन गया। ठीक है, तो पानी में निम्नलिखित निलंबन में किसे अक्सर दूध की तरह दिखने वाले के मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सभी को पता ही होगा आई होप। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो कौन सी हो जाएगी? ये होगी उरु अस्थि। क्या होगी? उरु अस्थि। ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि में गिनी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू करेगी? ठीक है, जो आपकी यूनिट्स होती हैं इनकी इंटरनेशनल सिस्टम भी आता है, इनका सीजीएस भी आता है। तो क्या होगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की जाती है 1971 से। ठीक है, 1971 से इसको लागू किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। अब किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है किस पे? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। क्या होगा? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, वो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं लोलक की आवृत्ति काल जो है किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, लोलक की आवृत्त काल जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? तो याद रखेंगे लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, जो लोलक होता है उसकी जो आवृत्त काल होगी वो बेसिकली उसके लंबाई पर निर्भर करेगी, क्योंकि जितना लंबा होगा उतने ज़्यादा उसका यहाँ पे रोटेशन होगा इस तरीके से। इसीलिए कहते हैं ना कि जितनी उसकी लंबाई होगी उससे ज़्यादा उतना आवृत्त काल होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि रक्त समूह ए बी का व्यक्ति, चलिए क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। तो रक्त समूह ए बी का व्यक्ति किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? ठीक है, रक्त समूह अगर ए बी है तो वह किस व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? तो याद रखेंगे ये आपका एक तो आपका केवल बी से, केवल ए बी से, या फिर केवल ए से। तो कोई भी रक्त समूह, अब देखिए ए बी है तो क्या होगा? इसके कॉम्बिनेशन से ही ये जाके बनता है। तो ये तीनों आपके ऑप्शन दिए हैं, तीनों में से किसी से भी ये ब्लड प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि जेरोफाइट्स किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बेसिकली जो जेरोफाइट्स होते हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएंगे रेगिस्तान में। किसमें? रेगिस्तानों में पाए जाते हैं जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं कि डायबिटीज रोगियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्वीटनर में ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, डायबिटीज के द्वारा जो यहाँ पे स्वीटनर यूज किया जाता है उसमें बेसिकली कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 कैलोरी। उसमें क्या होता है? 0 कैलोरी पाई जाती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39। तो कहता है कि डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को डैश, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, तो क्या होगा यहाँ पर? वो आपका जो एक दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती। क्या होगा? एक दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है। डायोड एक ऐसी चीज़ होती है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित किसे 1500 से अधिक तापमान पर प्रयोग हेतु लाया जाता है? ठीक है, 100 डिग्री से अधिक सेल्सियस पर है तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पायरोमीटर। क्या होगा? पायरोमीटर का यूज किया जाता है। अगर तापमान यहाँ पर
1700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह तत्व जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पर आपके, याद रखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज़्यादा मानव शरीर में पाया जाती है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे 42 का राइट आंसर होगा यहाँ पे वेबर। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार के विकास में योगदान के निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पार्किंसन रोग है उसके खिलाफ यहाँ पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इसका इलाज के लिए यहाँ पे कदम उठाए। तो क्या होगा, कार्लसन इसका राइट आंसर क्या होगा, कार्लसन यहाँ पे इसके राइट आंसर हो जाएंगे पार्किंसन रोग के खिलाफ उपचार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो हो जाएगी यहाँ पे फास्फोलिपिड। क्या होगी, फास्फोलिपिड की ये बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। जो सेलुलोज हैं ये मुख्य घटक किस चीज़ के होंगे, तो याद रखेंगे होंगे कोशिका भित्ति। किसके, कोशिका भित्ति के सेलुलोज जो होते हैं ये मुख्य घटक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं का जो मास्टर कॉपी है वो डीएनए को कहा जाता है। याद रखेंगे, डीएनए को आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, किसमें कहता है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो कौन सा है, तो 47 में होगा यहाँ पर अमीबा। अमीबा जो है ये क्या होगा, ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पैरामीशियम में जो उत्सर्जन द्वारक होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइटोपाज। क्या होगा, साइटोपाज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो यहाँ पे कहते हैं कि बार पिंड किस में पाया जाता है। ठीक है, बार पिंड जो है वो किस में पाया जाता है, तो 49 का राइट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे मादा कायिक कोशिका में। किसमें, मादा कायिक कोशिका में बार पिंड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए तो इसमें कहते हैं कि जब बर्फ़ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलने के एक हो जाने का कारण क्या होता है। अभी हमने बताया कि दो बर्फ़ के टुकड़ों को अगर आप एक दूसरे पर दबाएंगे तो वो एक बन के चिपक जाते हैं, तो वो क्या होगा, सहसंयोजक आकर्षण होता है। उसमें क्या होता है, सहसंयोजक आकर्षण होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखिए तो कहते हैं जैविक पर्यावरण में शामिल है। ठीक है, प्रश्न संख्या क्योंकि 50 हमने किए थे, अब कुछ और प्रश्न करते हैं, लास्ट में बताएंगे कि आपने कितने में से कितना किया है उस हिसाब से। चलिए देखिए, जैविक पर्यावरण में शामिल है तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, एक उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी इसमें शामिल होते हैं जैविक पर्यावरण में, सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होता है। ठीक है, अत्यधिक चारण का मतलब क्या है, अत्यधिक चारण का मतलब क्या है, जैसे अत्यधिक चराई हो जाती है, जैसे चारा होता है ना, बहुत ज़्यादा पशु चराया जाता है, वहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो कारण होता है वो मृदा अपरदन हो जाता है बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे घास नहीं रहती, छोटे छोटे पौधे नहीं रहते, इससे मृदा अपरदन ज़्यादा होते हैं। अपरदन कैसे होता है, एक हवाओं से होता है, दूसरा नदियों या फिर पानी से भी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाओं जीवा में भाग कौन सा होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर आपको एक नंबर मिल गया फ्री में। ठीक है, खट्टे स्वाद के लिए जो आपकी जुबान होती है उसमें कहाँ पर क्या चीज़ होती है, तो याद रखेंगे ये पार्श्व, यानी कि जो पार्श्व भाग होता है वहाँ पर आप खट्टा फील करते हैं जुबान में, क्योंकि सारे के सारे चीज़ें आपको जुबान में स्वाद के हिसाब से बटा हुआ भी होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कहते हैं कि लसिका डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ठीक है, लसिका डैश से पचा हुआ और अवशोषित वसा का वहन करती है। तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएंगे, क्षुद्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि Na2SO4 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ठीक है, Na2SO4 जो होती है उसमें जो S की ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो जाएगी, तो याद रखेंगे इसमें कितनी हो जाएगी, +6 होगी। S की ऑक्सीकरण अवस्था होगी +6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं किलोवाट घंटा एक यूनिट होती है। तो किलोवाट घंटा जो है किस चीज़ की यूनिट है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। किस चीज़ का, ऊर्जा का ये यूनिट हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर
अगला देखेंगे 27, तो कहते हैं कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। किस में? प्रतिशत में इसको व्यक्त किया जाता है, ये आपेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले क्वेश्चन की देखें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना या निर्णय मिलने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसमें कौन सी परिघटना जो होती है वो सहायक होती है कि पता चलेगा कि यह जो है ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो 28 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। तो कहते हैं कि प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। किसका? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अगर 30 में, तो कहते हैं कि पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों द्वारा जल की प्रक्रिया बाहर निकालने को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगी वाष्पोत्सर्जन। इसको क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन इसको कहा जाता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने कितने प्रश्न किए, इसमें हमने किए हैं 60%। ठीक है, 60 में से आप कितना सही किए हैं जरूर बताइएगा। प्रश्नों का लेवल मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा था, आपके हिसाब से प्रश्नों का लेवल कैसा था। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मैंने बताया ना कि इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो जाकर जरूर देखें। समय कम बचा है तो उससे पहले तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।